छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 7th पेपर ITA की चर्चा करेंगे, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। इसमें हम लोगों का आज का चैप्टर होगा रेसिडेंस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, निवास स्थान तथा कर दायित्व। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने इस थ्योरेटिकल पार्ट की चर्चा की थी कि निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है और व्यक्ति पर कर का निर्धारण कैसे किया जाता है। एक करदाता अपनी आय भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों स्थान पर प्राप्त कर सकता है। उसकी कहाँ कमाई गई आय कर योग्य होगी, यह उसकी निवासी स्थिति पर निर्भर करता है। उसका रेसिडेंशियल पोजीशन क्या है, कहाँ कितने दिन रहा है। इस संबंध में हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि कैसे कोई भारतीय व्यक्ति यदि विदेश में रहता हो और वह भारत का निवासी हो तो उस पर कैसे टैक्स का असेसमेंट करेंगे, और यदि कोई विदेशी भारत में रहता है तो उस पर टैक्स का असेसमेंट कैसे होगा। तो इसकी विस्तार में हम लोग चर्चा पीछे के क्लास में कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो निवासी होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो बटा गया, एक तो निवासी और दूसरा अनिवासी। और निवासी में भी होता है साधारण निवासी और असाधारण निवासी। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग का है प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर हमारा 1 है कि जो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या बुक जैसा कि मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा द्वारा लिखित साहित्य पब्लिकेशन साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। और इसमें पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वह है कि ascertain the residential status of assessment in the following cases for the assessment year 2019-20. A. Ajay is a citizen of India. He left for Iran on 18th April 2018 and could not return to India till the end of the financial year 2018-19। अर्थात अजय भारतीय नागरिक है। वह 18 अप्रैल 2018 को ईरान गया और वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक वह भारत वापस न आ सका। और बी है कि गौतम भारत में 20 वर्ष रहने के पश्चात 10 मार्च 2016 को यूएस गया। वह 10 सितंबर 2018 को भारत वापस आ गया। अर्थात गौतम left for the USA on 10th March 2016. After having lived in India for 20 years, he returned to India on 10th September 2015. अब हमें इस क्वेश्चन में सीधे शुरू में हमसे कहा गया कि जो है आप
कर निर्धारण 19-20 के लिए करदाताओं की निवासीय स्थिति बताइए कि क्या है, वह जो है नॉन रेजिडेंट कहलाएगा या ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि यह माना हुआ है कि वह रेजिडेंट नहीं है क्योंकि इंडिया से बाहर रहा है। अगर इंडिया में जो है तो वह तो सीधे सीधे रेजिडेंट हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हमें यही निर्धारण करना है। इसमें ज्यादातर एक तरह से मौखिक प्रश्न जैसा ही लगता है। तो अब एक परिस्थिति को हम लोग देखेंगे। तो इसमें है कि अजय जो है वह इंडिया में नहीं रहा, 7 दिन तक जो है नहीं रहा, क्योंकि यह नियम है कि अगर इंडिया में 60 दिन तक कम से कम जो रहेगा तो उसे ही हम जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। तो वैसी स्थिति में हम एक का यही कह सकते हैं कि अजय वाज नॉट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days during the previous year, hence he is non-resident in India. वह non-resident कहलाएगा। दूसरा है कि गौतम was in India for more than 182 days during the previous year, hence he is resident in India. अब इस आधार पर हम कहेंगे अजय के बारे में कि he was in India for more than 729 days during 7 years preceding the previous year. And दूसरा है कि he was not non-resident in India in 9 out of 10 years preceding the previous year, hence he is ordinarily resident in India for the assessment year 2019-20। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परीक्षा में भी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाते हैं, तो हम लोगों को इसका जवाब देना होता है कि वह रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए जो पीछे थ्योरेटिकल क्लासेस बताए गए हैं, यदि उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी समझ में बढ़िया से आएगा। यही ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि मिस्टर एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात 15 मार्च 2016 को जापान गए। वह 31 अगस्त 2018 को वापस आया। अब कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताइए, वह क्या है। रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, हमें बताना है। तो इसमें है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 he remains in India for 213 days, hence he is resident for the assessment year 2019-20 as he satisfied the first condition। अर्थात 182 दिन वाला कंडीशन तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए that he should be in India for at least 182 days during the previous year।
अर्थात वह रहा है। He was not non-resident in India for 9 out of 10 years. 10 में से 9 वर्षों तक वो जो है नहीं रहा। Preceding the previous year, and he was in India more than 729 days during 7 years preceding the previous year. Hence, he is ordinarily resident. अर्थात वह ordinarily resident कहलाया गया। तो यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से हमें एग्जामिनेशन में आंसर देना होगा, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैसे जो है डिजिट में नहीं है। सिर्फ हमें बताना है कि हाँ वह निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है। इसी को जो है हिंदी में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में है कि मिस्टर मेत्रा, ए सिटीजन ऑफ द यूके, came to India for the first time on 1/5/2012, अर्थात 1 मई 2012 को ही stayed here without any break for 3 years and left for Bangladesh on 1st May 2015. He returned to India on 1st April 2016 and went back to the UK on 1st December 2016. He was posted back to India on 20th January 2019. अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो अब इसके लिए हम जो है पहले एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि कई साल का इसमें है, तो हमें यह देखना है कि वह कितने दिन इंडिया में रहा है और कितना दिन जो है जब इंडिया में रहा तो उसका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे कि प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया और उसका स्टेटस क्या है। तो 2012-13 में वह रहा है 335 डेज, इसलिए वह रेजिडेंट है। 2013-14 में 365 डेज रहा है, वो पूरा रहा है, इसलिए वह रेजिडेंट है। 2014-15 में भी वह 365 दिन रहा है, इसलिए वह रेजिडेंट है। अब 2015-16 में वह जो है 31 डेज रहा है, इसलिए नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। 16-17 में 245 डेज रहा है, तो वह रेजिडेंट हो जाएगा। और 17-18 में बिल्कुल ही नहीं रहा है इंडिया में, नहीं स्टे किया है, इसलिए नॉन रेजिडेंट होगा। और 18-19 में 71 डेज रहा है, तो इसलिए रेजिडेंट हो जाएगा। अब हमें कंक्लूजन में बताना है, हम देख लिए कि विभिन्न वर्षों में क्या स्थिति रही है, उसका स्टेटस क्या रहा है, कभी वो रेजिडेंट रहा है, कभी नॉन रेजिडेंट है। तो वैसी स्थिति में हम कंक्लूजन जो हमारा होगा वह होगा कि मिस्टर मैत्रा विल बी
resident and ordinarily resident in India for the assessment year 2019-20 जो है 1920 में जो है वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसलिए अब हमारा जो होगा वह होगा कि ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 729 days ड्यूरिंग 7 years, पिछले प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर के पिछले 7 वर्षों तक जो है वह 729 दिन तक जो है इंडिया में रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा। यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जो प्रॉब्लम नंबर है 11। तो प्रॉब्लम नंबर 11 में जो दिया हुआ है कह रहा है कि फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ मोहन। अब यहाँ इनकम की बात हो रही है। अभी तक तो था कि यह हमको असर्टेन करना था कि कोई निवासी है, अनिवासी है या असाधारण निवासी है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब इस क्वेश्चन में जो यह प्रॉब्लम है हमारा 11 वह है कि श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। पहला है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन 40,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन लंदन कंप्यूटेड है 28,000। थर्ड है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया 1,20,000। फोर्थ, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस 1,10,000। एंड फिफ्थ है कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया 10,000। अब हमें क्या करना है? तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कंप्यूट द इनकम ऑफ श्री रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 इफ ही इज, फर्स्ट जो कंडीशन है कि ही इज रेजिडेंट, दूसरा नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। दोनों कंडीशंस में हमें जो है उसका क्या इनकम होगा असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, यही हमें असर्टेन करना है। तो इसके लिए हमको करना होगा कि पहला है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन 40,000 है। दूसरा इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया 28,000। और अब हमने जो दो बना दिया है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का, तो इसमें भी 21,000 होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल हुआ है, लंदन में है उसका जो सैलरी है लेकिन वो कंट्रोल यहां से कर रहा था, तो उसका है 1,20,000। और प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस 1,10,000। और इसके बाद फिफ्थ है कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इंडिया में आपका एग्रीकल्चरल इनकम है तो वह एग्जाम्प्ट होता है, टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए टैक्सेबल इनकम में इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो
अब ये हमारा हो गया 40,000, 28,000, 1,20,000 और 1,10,000 रेसिडेंट के लिए। रेसिडेंट में 2,98,000 हो गया। तो यही इसका टैक्सेबल इनकम हो गया। यहाँ पर हम लोग और 1,10,000 यहाँ और लिखना है, तो यार 28,000 और 1,10,000 दोनों को जोड़ करके 138,000 हो जाए। अब यही ध्यान रखना है, यहाँ छूट गया है। यह तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉब्लम 14। हमारा प्रॉब्लम 14 है कि इंडियन सिटीजन डॉक्टर दिनेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हैज द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2018-19। इसमें है कि पहला है कि इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन द कंट्री कंप्यूटेड 50,000। सेकेंड है कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान 20,000। उसके बाद थर्ड है कि डिविडेंड ग्रॉस अर्थात ग्रॉस अप किया हुआ है बाय एन इंडियन कंपनी पेएबल आउटसाइड इंडिया 10,000। फोर्थ, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया 20,000। और फिफ्थ है कि इंटरेस्ट earned and received in England from bank deposits there 5,000. Compute gross total income of Dr. Dinesh for the assessment year 2019-20. If he is, first condition है कि resident, सेकेंड कंडीशन में नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और थर्ड कंडीशन है नॉन रेजिडेंट। इन तीनों कंडीशन में हमको उसका इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका कैलकुलेशन करना है, उसको कंप्यूट करना है। तो अब हम लोग चले सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम यहाँ 3 कॉलम बना दिए, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये तीनों स्थितियों में इसका ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। तो पहला जो हमारा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन ए फॉरेन कंट्री, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड सिटीजन ऑफ इंडिया बिकम ड्यू टू एक्रूड इन इंडिया। तो इसलिए यह तीनों परिस्थिति में जो 50,000 है, यह तीनों परिस्थितियों में इसके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा, चाहे वह निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। तीनों स्थितियों में
उसके ग्रॉस टोटल इनकम में इसको जोड़ेंगे। दूसरा है एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान। तो यह जो है, क्योंकि डीम्ड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया और नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, कि इंडिया में नहीं सिचुएटेड है, इसलिए इसका जो 20,000 का इनकम है वह उस पर यहां जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए यहां नहीं लिखा जाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं लिखा जाएगा। तीसरा है कि डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वह किसी भी परिस्थिति में इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा चौथा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वह तीनों परिस्थितियों में उसके टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा। और पांचवा है इंटरेस्ट फ्रॉम ए बैंक इन इंग्लैंड। तो यह जो है रेसिडेंट की स्थिति में यहां जोड़ा जाएगा और बाकी परिस्थितियों में नहीं जोड़ा जाएगा। तो हम टोटल कर देंगे, तो इसका रेसिडेंट में हो गया 95,000, ऑर्डिनरली रेसिडेंट में हो गया 70,000 और नॉन रेजिडेंट में हो गया 70,000। यही इसका ग्रॉस टोटल इनकम। तो क्वेश्चन नंबर यह भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 है कि मिस्टर प्रसाद है furnished the following particulars from the previous year 2018-19. Calculate his gross total income if he is a non-resident. अगर वह गैर निवासी हो तो वैसी स्थिति में हमें उसका ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है कि सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है कि फर्स्ट है कि सैलरी फॉर 3 months रिसीव्ड इन इंडिया, वो कंप्यूटेड है। और सेकेंड है कि डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी आउट ऑफ विच ₹3,000 were remitted in India. थर्ड है कि इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन पाकिस्तान बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान में व्यापार है, व्यापार चाहे हो रही है जो कि भारत से नियंत्रित है, माने कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, लेकिन इनकम वह पाकिस्तान में हुआ है। और फोर्थ है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिफ्थ है कि अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न्ड इन जापान। और सिक्स्थ है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, यह भी कंप्यूटेड है। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें हम इसको नॉन रेजिडेंट मान करके
जो है चूंकि कहा जा रहा है कि नॉन रेजिडेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया 9,000, इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया 3,400। 3,400। यह हमारा हो गया 13,400। यही ग्रॉस टोटल इनकम होगा। अब हमने बाकी को क्यों नहीं लिखा? या चूंकि जब उसके जो रूल्स हैं, रूल्स के अनुसार इसमें, इसीलिए हमने इसको नोट में दे दिया है कि डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस टू पाकिस्तान आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अर्थात जो भी डिविडेंड रिसीव किया जर्मनी से और पाकिस्तान के बिजनेस से जो उसे वह रिसीव किया, वह इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। और दूसरा जो हमारा है नोट हमने दिया है कि अमाउंट ब्रॉट आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट इज नॉट टैक्स। तो जो है इनकम फ्रॉम दिया कि अमाउंट ब्रॉट इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इन जापान, जो जापान में जो अर्न किया है वह इंडिया में टैक्सेबल। यही हमारा हो गया सबका। अब आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद यदि कोई कुछ ना समझ में आपको आया हो, इस तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे।